आज मैं दोस्तों भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी अन्ना जार्ज के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो अभी एक लाजवाब महिला थी। जब देश आज़ाद हो गया था तब तोला भर सोने की अंगूठी के लिए करीब 100 रुपये लग जाते थे और आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए 140 रुपये का शुल्क चुकाना पड़ता था। 20 की हो चुकी वह मलयाली ज्योति क्लर्क की नौकरी करती थी और तनख्वाह इतनी नहीं थी कि परीक्षा का फॉर्म भर सके। वह सोचती थी कि स्नातक करने के बावजूद क्या वह महज क्लर्क रह जाएंगी। नए आज़ाद हुए देश में सबसे बड़ी नौकरी के लिए प्रयास में क्या हर्ज है। एक बार संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठकर देखें, कुछ न होगा तो तजुर्बा होगा। आगे बैठने का इरादा पक्का था तो कदम कदम पर चुनौतियों से टकराना भी तय था। एक दोस्त की मम्मी ने फॉर्म भरने के लिए पैसे दिए थे। ज्योति ने पहली ही बार में कामयाबी हासिल कर ली। साक्षात्कार का मौका आया तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहने का इरादा जताया। साक्षात्कार लेने बैठे आयोग के प्रमुख ने हतोत्साहित किया। ज्योति हो, भारतीय प्रशासनिक सेवा में मुश्किल होगी। विदेश सेवा या केंद्रीय सेवाओं में से कोई चुन लो। वह अड़ गई थी। प्रशासनिक सेवा में ही जाना है। आयोग के सभी सदस्य अचंभित थे कि बुरे से बुरे हालत देखने पड़ते हैं, कड़े से कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। किसी लड़की से ये सब कैसे होगा। भला हो महान संविधान निर्माताओं का, जिन्होंने देश में कानून बना दिया था कि रोजगार में लड़का लड़की के बीच भेद नहीं किया जाएगा। लड़की अड़ गई, तभी वह देश की पहली आईएएस बनी और पहुंच गई अपने कैडर प्रदेश तमिलनाडु, जहां मिल गए दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी। आईएएस रूप में ज्योति को देख चौंक गए। यह कैसे सब कलेक्टर बनेगी, कैसे फील्ड ड्यूटी में जाएगी। उन्होंने समझाया कि सचिवालय में कोई काम संभाल लो, जिला जाने की नौबत नहीं आएगी। पर वहाँ भी वह ज्योति अड़ गई। नहीं, मुझे आप किसी जिले में ही भेजिए, कृपया भेदभाव न कीजिए। खैर, राजगोपालाचारी जी ने उन्हें अपने ही जिले होसूर में सब कलेक्टर तैनात कर दिया। लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि एक महिला सब कलेक्टर कैसे। उन दिनों कलेक्टर को अक्सर लाठीचार्ज या गोली चलाने का फैसला लेना पड़ता था। पता नहीं एक महिला ऐसे फैसले कैसे लेगी। ऐसे में खुद को साबित करना जरूरी था और मौके की तलाश थी। मौका जल्दी ही सामने आया। एक सुबह बंगले के बाहर शोर मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। सब कलेक्टर साहिबा जल्दी जल्दी नहाकर निकली। 6 हाथियों के एक समूह ने गांव पर हमला बोल दिया था। भागाए नहीं भाग रहे थे। ग्रामीण को जब कुछ न सूझा तो मदद के लिए सब कलेक्टरों के यहाँ पहुँच गए, पर सामने के एक महिला को देख बड़े निराशा हुए। यह कैसे फैसला लेगी, कैसे समाधान करेंगी। पल भर के लिए सब कलेक्टर भी शतबद्ध हो गए, पर कुछ ही पल में उनके दिमाग ने काम करना शुरू किया। हाथियों पर गोली नहीं चलवा सकते, यह ठीक नहीं है। हालांकि ऐसे मौक़ों पर जानवरों को मार गिराने का आदेश उन दिनों बहुत आम हुआ करता था। अचानक दिमाग में सूझा कि अगर शोर किया जाए तो हाथी भाग सकते हैं। आदेश दिए कि जिसे जो मिले जोर जोर से बजाओ, सब मिलकर शोर करो। ग्रामीण टीन, बर्तन इत्यादि लेकर शोर करने लगे। वह भी ग्रामीणों के साथ शामिल हो गई। हाथियों के दल का मुखिया शोर सुन दूर चल पड़ा। लोग खुश हुए तो जोश और बढ़ गया। फिर क्या था, वे हाथियों को जंगल तक छोड़ाए। हाथियों की जान भी बच गई और ग्रामीणों की समस्या का समाधान भी हो गया। तब तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस खबर के साथ खुशी की लहर दौड़ गई कि एक कलेक्टर आई है, अन्ना राज। सबने मना कि महिलाएं भी कलेक्टर के रूप में कारगर हो सकती हैं। महिलाओं की राह में रोड़े बिछाने वाले तमाम पुरुषवादी अफसरों को भी एहसास हो गया कि आईएएस के रूप में महिला की पदस्थापना गलत नहीं होगी। अन्ना को चेन्नई से नई दिल्ली तक प्रशासनिक सेवा में खूब मौके मिले और उन्होंने कभी निराश नहीं किया। अब हर साल दसियों ज्योतियों का चयन आईएएस के लिए होता है और अन्ना जार्ज की याद अनायास आती है। भूलना नहीं चाहिए कि अपने देश में एक समय वह भी था जब अन्ना जार्ज की सेवा शर्तों में यह शामिल था कि अगर
वो विवाह कर लेगी तो उनकी नौकरी चली जाएगी। ऐसी नौबत न आई। अन्ना ने जल्दी ही खुद को उस काबिल साबित कर दिया और अविवाहित रहने की शर्त हमेशा के लिए इतिहास हो गई।